गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंह आर्या, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए और बीए बीएड तृतीय वर्ष की तीसरी ऑनलाइन क्लास का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें दर्शन शास्त्र के जनक प्लेटो के बारे में, उनका जीवन परिचय, दर्शन शास्त्र में उनका दर्शन शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है इसके बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके प्रमुख संवाद, प्रमुख कृतियों, रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ उनके जो प्रमुख विचार थे इस अध्याय में, जिन्हें हमें पढ़ना है, उसमें न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद, जिसके अंदर परिवार, स्त्रियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद, आदर्श राज्य, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण आदि बिंदुओं का अध्ययन करना है। इसमें हम सबसे पहले बिंदु प्लेटो का न्याय सिद्धांत संबंधी धारणा, ठीक है। इसमें हम अभी जो तत्कालिक उस समय में जो प्रचलित न्याय संबंधी धारणाएं थी, उसका पहला बिंदु परंपरागत न्याय सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। अब हम इसका दूसरा बिंदु क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत, तत्कालीन न्याय सिद्धांत का दूसरा बिंदु क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम न्याय सिद्धांत के दूसरे बिंदु क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में, कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में प्रमुखतः, जैसे मैंने आपको मुख्य बिंदु बताया था कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में तत्कालिक जो विचारक था थ्रेसिमेकस, उसने दो बातें कही थी। कौन कौन सी? कि शक्ति ही सत्य है, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। क्या कहा था? शक्ति ही सत्य है और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। और दूसरी बात उसने कही थी, अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है, या अन्याय न्याय से बढ़कर है या अच्छा है, ठीक है। इसके बारे में जो तत्कालिक क्रांतिकारी जो न्याय सिद्धांत था उसके बारे में थ्रेसिमेकस ने अपने विचार दिए, और उसके बारे में थ्रेसिमेकस के जो विचारों की आलोचना प्लेटो ने की, उसके बारे में इस पॉइंट में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर क्रांतिकारी सिद्धांत के अंदर क्या कह रहा है? प्लेटो की रिपब्लिक में इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रेसिमेकस ने किया। किसने किया? जो सोफिस्ट वर्ग का प्रतिनिधि था थ्रेसिमेकस, उसने क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये वे क्या कह रहा था इस धारणा में? वो कह रहा है, कथन इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए आप, कोटेशन है, शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने वर्तमान अपनी का क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या कहावत बनती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है, सत्ता है, शक्ति है, वो हर चीज को प्राप्त कर लेता है। तो थ्रेसिमेकस क्या कह रहा है क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत के बारे में? कि शक्ति ही सत्य है के विचार पर आधारित है, और इसके अनुसार शक्तिशालियों का हित साधन ही न्याय है। क्या है? शक्तिशालियों का हित साधन ही न्याय है, जो कोटेशन मैंने आपको पहले बता दी है ना। न्याय के बारे में इसके दो दृष्टिकोण हैं। क्या है? न्याय के बारे में थ्रेसिमेकस के दो दृष्टिकोण हैं। पहला, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही इसमें सफल होते हैं। क्या कह रहा है थ्रेसिमेकस? कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हित होते हैं, जो अपने आपको आगे बढ़ाएं, जो अपना हित होता है, स्वार्थ होता है, उसको पूरा करना चाहता है। लेकिन जो निम्न व्यक्ति और उच्च व्यक्ति, समाज में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शोषित हो जाता है, एक शोषित और दूसरा शासक वर्ग, है ना, या एक निम्न वर्ग या एक उच्च वर्ग, दो प्रकार के वर्ग हो जाते हैं। तो जिसमें उच्च वर्ग तो अपनी हितों को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति कर लेता है, और निम्न वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर पाता। तो पहला क्या कह रहा है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली इसमें सफल होते हैं।
समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। समाज में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन होती है? सरकार होती है। इसके इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही न्याय है। थ्रेसिमेकस क्या कह रहा है कि शासन द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही क्या है? न्याय है। और दूसरी बात क्या कह रहा है थ्रेसिमेकस, या दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, शासक के अतिरिक्त इन्वर्टेड कोमा अंडरलाइन, शासन के अतिरिक्त शेष सभी व्यक्ति, शासक के अतिरिक्त शेष सभी व्यक्ति, न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। क्या है? शासक के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों के लिए न्याय क्या है? दूसरों का हित करना है। इस प्रकार थ्रेसिमेकस दो बातें कहता है। क्या कह रहा है कि शासक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है। शासक व्यक्ति क्या करता है कि अपने हित या अपने साधन या जो उद्देश्य होते हैं, है ना, शासक वर्ग के जो उद्देश्य होते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति होती है या अपने हित क्या है उसकी पूर्ति के लिए ही शासक वर्ग क्या करता है? शासन व्यवस्था या सत्ता का संचालन करता है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है थ्रेसिमेकस? अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। क्या कह रहा थ्रेसिमेकस? अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है, अन्याय न्याय से अच्छा है। क्या कह रहा है? अन्याय न्याय से बेहतर है या अच्छा है। ये दो बिंदु किसने कहे थे क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत के संदर्भ में? थ्रेसिमेकस ने। ठीक है ना। अब ये तो विचार दे दिए उस समय तत्कालिक जो क्रांतिकारी सिद्धांत थे, क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में, तो उस सिद्धांत के बारे में भी प्लेटो क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। प्लेटो आलोचना करते हुए क्या कहता है? प्लेटो थ्रेसिमेकस के इन दोनों ही विचारों का खंडन करता है। कौन कौन से विचार थे उसके? थ्रेसिमेकस के शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट, और अन्याय न्याय से बढ़कर है, या शक्तिशाली व्यक्ति अपने हित साधन के लिए ही न्याय करता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो वर्तमान पक्ष में देखा जाए तो राष्ट्रहित भी एक मुद्दा होता है, राष्ट्रहित भी होता है, स्वहित को छोड़कर राष्ट्रहित भी एक मुद्दा हो सकता है। तो ये न्याय क्रांतिकारी जो न्याय सिद्धांत है वो सत्य नहीं हो सकता। और दूसरी जो कोटेशन का है अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है, जो ये विचार है वो भी उचित नहीं है। तो प्लेटो इन दोनों विचारों की आलोचना करते हुए ये कह रहा है, और आलोचना करते हुए अपने विचार क्या बता रहा है? प्लेटो थ्रेसिमेकस के इन दोनों विचारों का खंडन या आलोचना करता है। प्रथम विचार के संबंध में, प्रथम विचार क्या था? शक्ति ही सत्य है या शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। प्रथम विचार के संबंध में उसका कथन है, शासन करना एक कला है। क्या है? शासन करना एक कला है, और सभी कलाओं का लक्ष्य अपने स्वार्थ सिद्धि करना नहीं, वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? शासन करना भी एक कला है, और उस कला का लक्ष्य स्वहित या स्व स्वार्थ ही नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रहित भी एक अलग मुद्दा होता है, जन कल्याण हुए या लोक कल्याण कह सकते हैं, ये भी मुद्दे होते हैं ना। सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना ही नहीं, वरन उन दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों मतलब उनकी गलतियों को दूर कर कर उनकी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है। मतलब एक शिक्षक भी क्या करता है? तो शिक्षक का स्वहिति जो स्वार्थ या स्वहिति नहीं होता, उसके साथ साथ विद्यार्थियों की जो हित है उनको भी ध्यान में रखा जाता है कि विद्यार्थी किस दिशा में जाना चाह रहा है, उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी क्या आदत है, उसको किस विषयों में उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, जिससे वो विद्यार्थी अपना भविष्य बना सके। और उनमें जो विद्यार्थियों में गुण दोष क्या है, उनके लक्ष्य क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, और उनकी जो सामने कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, ये क्या है? एक शिक्षक के कर्तव्य है। तो प्लेटो भी इस तरह की जो बातें कर रहा है कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर कर उन्हें गुप्त शक्तियों को जागृत करता है। उसी प्रकार शासक का लक्ष्य भी प्रजा के दोष और दुखों को और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करना होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि स्वहित या स्वस्वार्थ ही
सत्ता या प्रजा शासक का उद्देश्य नहीं है। उसके साथ साथ जो लोक कल्याण या जन कल्याण भी उनका उद्देश्य हो सकता है, या राष्ट्र रक्षा या राष्ट्र के प्रति जो उद्देश्य है वो भी उनका उद्देश्य हो सकता है। दूसरा जो विचार था किसका, थ्रेसिमेकस, क्रांतिकारी संदर्भ जो न्याय सिद्धांत था उसमें थ्रेसिमेकस का दूसरा बिंदु क्या था, अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। ये भी गलत है, गलत धारणा है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कह रहा है, दूसरे विचार के संबंध में उसका कथन है, किसका, प्लेटो का, थ्रेसिमेकस का, क्या न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है। न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन के की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। क्या कह रहा है, न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है। ये बात सत्य है कि अगर आप किसी के साथ बुराई कर रहे हो तो आप लंबे समय तक नहीं चलने वाले। अन्याय कितना भी कर ले, असत्य कितना भी बोल ले, लेकिन सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। सुखी अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठकर है। सुखी अवस्था दुख की अवस्था से बढ़कर है। मतलब आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप सुख चाहेंगे या दुख चाहेंगे, तो मुझे जहाँ तक पता है कि आप सभी लोग सुखी चाहेंगे। दुख कौन चाहता है? अगर आप खुशी मांगे या गम मांगे या दुख मांगे तो आप गम को चूज नहीं करेंगे या दुखों को चूज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सुख की चाहत कर रखेंगे कि हमें सुख मिले। तो प्लेटो भी क्या कह रहा है, सुखी अवस्था दुखी अवस्था से श्रेष्ठकर है। इसी प्रकार प्लेटो थ्रेसिमेकस की धारणा को भी अस्वीकार कर देता है। तो मतलब थ्रेसिमेकस द्वारा दोनों धारणा थी, शक्ति ही सत्य है या शक्तिशाली का ही साधन ही न्याय है, और दूसरी जो थ्रेसिमेकस की धारणा थी, अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। इन दोनों धारणाओं का प्लेटो खंडन या उनकी आलोचना करता है। ठीक है, और इन दोनों धारणाओं को वह अस्वीकार कर देता है। तो अपन ने जो दूसरा पॉइंट था तत्कालिक न्याय सिद्धांत का, क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत के बारे में विवेचना की। और जो अब तीसरा बिंदु है, कौन सा, कार्यकारण सिद्धांत। क्या है तीसरा बिंदु, कार्यकारण सिद्धांत। उसके बारे में अब हम तत्कालिक न्याय सिद्धांत के जो तीसरा बिंदु है कार्यकारण सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट शॉर्ट में बताया था कि कार्यकारण सिद्धांत में जो कोटेशन दी थी, या जो राजनीतिक विज्ञान जो अपने विचारक था उसका नाम था ग्लाउकन। उसने क्या एक लाइन में ही अपने विचारों को समाहित कर दिया कि न्याय भय का शिशु है। न्याय क्या है, भय का शिशु है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। कार्यकारण सिद्धांत के बारे में इसमें कहा गया है कि कार्यकारण सिद्धांत या इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाउकन के द्वारा किया गया है। इसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है। क्या न्याय क्या है, कृत्रिम वस्तु, और इसका कोई आधार शाश्वत नियम नहीं होकर समय अनुसार बदलती हुई परंपरा है। न्याय क्या है, न्याय का कोई शाश्वत नियम नहीं होकर समय अनुसार बदलती हुई परंपरा है। ग्लाउकन क्या कह रहा है कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, आर्टिफिशियल है ना, बनावटी कृत्रिम वस्तु है। इसका कोई आधार शाश्वत नियम नहीं होकर क्या है, समय के अनुसार बदलती हुई परंपरा है, कि न्याय समय के अनुसार बदलता रहता है। वर्तमान अनुबंधवादी विचारकों की भांति, अनुबंध मतलब संविदा, कॉन्टेक्ट है ना, वर्तमान अनुबंधवादी विचारकों की भांति उसका विश्वास है कि प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्य को अधिक कष्ट उठाने होते थे। क्या करते थे कि प्राकृतिक अवस्था, जब प्राकृतिक अवस्था थी उसमें निर्बल मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने होते थे। इसके लिए उन्होंने उसका त्याग कर एक समझौता किया
जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? कानूनों का निर्माण हुआ। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्य थे या निम्न वर्ग के जो लोग थे, उन्हें बहुत कष्ट उठाने उठाने पड़ते थे, तो उन्होंने उसका त्याग करके एक समझौता कर दिया, और जिससे क्या हुआ कि कानून का निर्माण हुआ। एक कानूनी नियम या अनुबंध बनाया गया, समझौता किया गया, जिसके तहत बहुत से नियम बनाए गए कि हम ये कार्य करेंगे या हम ये नहीं करेंगे, या हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जो समझौता या अनुबंध था, उसके अंदर ये नियमों की व्याख्या की गई, जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मानदंड निर्धारित करते हैं। मतलब जो अनुबंध था, जो समझौता था, उसमें ये सभी चीज़ें लिखी गई है कि निर्बल व्यक्तियों या उच्च व्यक्तियों के क्या कर्तव्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, या उनके क्या अधिकार होंगे, ठीक है, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना है। जो अनुबंध बांधा गया, ठीक है, उससे उसमें नियमों का पूरा मापदंड निर्धारित किया गया। दंड की शक्ति के भय के कारण ही दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? वापस अपन स्लाइड की ओर चलते हैं। क्या है? अब जो मेन पॉइंट आया वापस, दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। मतलब अगर व्यक्ति को, जैसे आप समझिए कि न्याय भय का शिशु है। वर्तमान की व्यवस्था में देखा जाए कि किसी ने चोरी की, ठीक है, चोर चोरी करता है, उसे भी मन में डर रहता है, भय रहता है कि अगर मैं चोरी करूंगा, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे इस अपराध या इसी गलत कार्य के प्रति मुझे न्यायालय द्वारा या न्याय व्यवस्था द्वारा हमें मुझे अपराध के बदले में दंड मिलेगा। ठीक है, तो न्याय क्या है? भय का शिशु है। तो मतलब उनके मन में भय रहता है, डर रहता है कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, या कोई किसी का मृत्यु कर देता है, हिंसा कर देता है, मर्डर कर देता है, चोरी करता है, किसी का अपहरण करता है, तो ये जो क्या है? अनैतिक कार्य, अनैतिक कार्य या अपराध कर किए गए अपराधों के प्रति बदले में उसे क्या मिलेगा? दंड। और दंड क्या है? न्याय स्वरूप, न्याय का एक स्वरूप है। ठीक है, तो न्याय भय का शिशु है। तो ग्लाउकन क्या कह रहा है कि कानूनों का निर्माण हुआ है जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधारों पर कानून का पालन करते हैं। तो मतलब दंड के भय के कारण, मतलब जो उन्हें लगेगा कि हम जो चोरी करूंगा या हिंसा करूंगा, अपहरण करूंगा, या किसी का मर्डर या किसी को मारने पर मुझे ये अपराध होगा, तो उसी अपराध के जो दंड को ध्यान में रखते हुए वे हिंसक कार्य नहीं करेगा, कानूनों का पालन करते हैं। अतः न्याय भय का शिशु है। इसे इंग्लिश में कहा गया है न्याय भय का शिशु। इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर। ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है। न्याय की ग्लाउकन क्या कह रहा है? कार्यगण सिद्धांत के अंदर जो तत्कालिक न्याय सिद्धांत था, कार्यगण सिद्धांत था, उसमें ग्लाउकन ने अपने विचार रखे कि ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है। किसकी प्रवृत्ति पर आधारित है? डर, भय, फियर। तथा ये निर्बलों की आवश्यकता है, न्याय की शक्तिशाली का हित। क्या है? ये शक्तिशाली का हित। जैसे अभी वर्तमान में अगर हम अफलातून या प्लेटो की अगर एक कोटेशन के बारे में देखा जाए कि कानून क्या है? कानून मकड़ी का वह जाला है जिसमें हाथी तो निकल जाते हैं, हाथी फाड़ कर निकल जाते हैं, और मकड़ी उसमें जाले में, या मक्खियां या छोटे जानवर उसमें फंस जाते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में अगर ये कोटेशन या कथन कहा जाए तो ये भी सही बात है कि कानून क्या है? मकड़ी का वह जाला है जिसमें हाथी या बड़े जानवर तो उसे उस जाले को फाड़ कर निकल जाते हैं, और जो छोटे जानवर है, छोटे जीव हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो ये बात भी सत्य है अगर दोनों वास्तविकता देखी जाए तो। ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है। ये निर्बलों की आवश्यकता है, न्याय की शक्तिशाली का हित। इस प्रकार से ग्लाउकन के सिद्धांतों में
निम्न दो परिणाम हैं। इसके दो परिणाम के बारे में, पहला परिणाम क्या है? राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, ने की सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर। क्या है परिणाम, क्या निकाले उसने, थ्रेसिमेकस ने, कि राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है। भय की प्रवृत्ति पर आधारित मतलब एक राज्य दूसरे राज्य पे भी आक्रमण करेगा तो सोचेगा कि मुझे आक्रमण करने से क्या विनाश या क्या हानियां हो सकती है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से नैतिक सिद्धांत है ना। तो और दूसरी बात क्या कह रहा है परिणाम स्वरूप, कि राज्य स्वाभाविक संगठन है, ने की परंपरागत कर्म कृत्रिम संगठन है। राज्य क्या है, एक स्वाभाविक संगठन। क्या है, स्वाभाविक संगठन। और संगठन नहीं, स्वाभाविक संगठन नहीं है, सॉरी, वे क्या है, परंपरागत कृत्रिम संगठन है। क्या है, परंपरागत कृत्रिम संगठन। तो जो ये विचार रखे थे, परंपरागत न्याय जो सिद्धांत था, कार्यकारण न्याय सिद्धांत था, उसकी भी प्लेटो ने आलोचना की। क्या किया, प्लेटो ने उसकी भी आलोचना की, कि प्लेटो इस विचारों का भी खंडन कर रहा है और उनके इस विचारों से भी सहमत नहीं है। तो प्लेटो क्या कह रहा है, प्लेटो इस धारणा से सहमत नहीं है। वे कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता। क्या कह रहा है प्लेटो, कि वे कानून और न्याय को समझौतों पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता, कि वो सब कानून और न्याय को समझौतों पर आधारित वस्तु नहीं मानता, वरन आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। क्या कहता है, कि वे आत्मा का आंतरिक गुण है। क्या है, न्याय क्या है, आत्मा का आंतरिक गुण। न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है। न्याय क्या करता है, न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है। और न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं, वरन स्वाभाविक रूप होता है। न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं, स्वाभाविक रूप होता है। मतलब प्लेटो कह रहा है कि जिस व्यक्ति को जो काम करना वो करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, स्वाभाविक रूप जो व्यक्ति का स्वभाव होगा उसके कारण वो उसका पालन, न्याय का पालन करेगा। अब हमने तत्कालीन परिस्थितियों में न्याय संबंधी विचार की चर्चा की। अब हम प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कहा, या न्याय की प्राप्ति कब हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्लेटो ने न्याय के बारे में अब क्या कहा। इससे पहले हम तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो व्यवस्था थी प्लेटो के समय में, उस समय कौन कौन से सिद्धांत चल रहे थे, परंपरागत न्याय सिद्धांत, क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत और कार्यकारण न्याय सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा की। और उसके बारे में उन सभी जो सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या बताया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट है अपना, प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत। सिफालस और पॉलीमार्क्स इनने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंपरागत न्याय सिद्धांत का। नेक्स्ट, थ्रेसिमेकस ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत का। तथा ग्लाउकन ने किसका किया, कार्यकारण न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिफालस और पॉलीमार्क्स, थ्रेसिमेकस तथा ग्लाउकन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं, उन तीनों में एक समान विशेषता है कि ये न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर्वस्तु मानता है। जो तीन सिद्धांत दिए गए थे, परंपरागत न्याय सिद्धांत, क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत और कार्यकारण न्याय सिद्धांत, उसमें क्या, तीनों में क्या समानता थी, कि ये तीनों जो इन तीनों के जो विचारक थे, ठीक है, उन्होंने वे लोग क्या करते थे कि न्याय को बाह्य वस्तु मानते थे, लेकिन प्लेटो क्या है, उसे आत्मा की आंतरिक वस्तु मानता है। क्या करता है, आत्मा की आंतरिक वस्तु मानता है। और आत्मा की आंतरिक वस्तु मानते हुए प्लेटो कहता है, इन्वर्टेड कोमा, न्याय मानव की आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। क्या कह रहा है, न्याय मानव की आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। और प्लेटो कह रहा है कि न्याय राज्य की प्राणवायु है। क्या कह रहा है दूसरी कोटेशन में, इन्वर्टेड कोमा, न्याय राज्य की प्राणवायु है, इन्वर्टेड कोमा,
क्लोज। अब हम इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस समय प्लेटो के समय में समाज में या राज्य के अंदर तीन वर्ग रहते थे, या तीन वर्गों का निवास था। कौन कौन से? शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। कौन कौन से वर्ग थे? शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग का गुण क्या था? बुद्धि। सैनिक वर्ग का शौर्य। और उत्पादक वर्ग का जो प्रमुख गुण था क्या था? इंद्रिय तृष्णा। तीन वर्ग और तीन गुण। कौन कौन से वर्ग थे? शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग का क्या गुण था? बुद्धि, विवेक, है ना। और सैनिक वर्ग का क्या गुण था? शौर्य या साहस। और जो तीसरा वर्ग था उसका नाम था उत्पादक वर्ग, और उसका क्या गुण था? इंद्रिय तृष्णा। क्या था? इंद्रिय तृष्णा। तो मानवीय आत्मा के जो तीन तत्व हैं, कौन कौन से थे? शौर्य, बुद्धि और इंद्रिय तृष्णा। ये जब तीनों चीज एक समाज के अंदर या राज्य के अंदर ये चीजें तीनों समाहित रूप एक निश्चित अनुपात में होगी, वहां क्या होगा? न्याय की स्थापना होगी। क्या होगा? न्याय की स्थापना होगी। अब प्लेटो के विचारों के अनुसार चलते हैं। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य से संबंधित। व्यक्तिगत या सामाजिक राज्य से संबंधित जो दो रूप है। पाइथागोरस के अनुयायियों के समान प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन अंश विद्यमान है। मैंने अभी बताया था आपको कि मानवीय आत्मा में कौन से तीन तत्व विद्यमान होते हैं? पहला बुद्धि, दूसरा शौर्य और तीसरा इंद्रिय तृष्णा। ठीक है ना, तीन तत्व। और तीन तत्व, तीन जो वर्ग थे, कौन से वर्ग थे? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। ये तीनों वर्गों के तीन गुण हैं। ठीक है ना। ये तीनों जब उचित अनुपात में होते हैं, अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। अगर इसे शॉर्ट में समझा जाए, तीन वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इन तीनों वर्गों के तीन गुण, बुद्धि, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा, ये जब तीन वर्गों के तीन गुण समाज में या राज्य में एक उचित अनुपात में विद्यमान होंगे, तब क्या होगा? न्याय की स्थापना होगी। दूसरे शब्दों में, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय सृष्टि करता है, या न्याय की उत्पत्ति करता है। क्या कह रहा है? इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि की उचित समन्वय या सामंजस्य जीवन में न्याय की उत्पत्ति करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बुद्धि, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा जब समाज या राज्य में वो एक उचित अनुपात है या उचित समन्वय में होंगे, या उचित सामंजस्य में होंगे, या निश्चित अनुपात में होंगे, तो वहां पर क्या होगा? न्याय की प्राप्ति होगी। इसके बाद प्लेटो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर को आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है, इनवर्टेड कोमा, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य क्या है? मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। राज्य कहाँ से उत्पन्न नहीं होता? कि बलूत मतलब बबलू के वृक्ष और चट्टानों से उत्पत्ति नहीं होती। उसकी उत्पत्ति किससे होती है? कि वहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनके मस्तिष्क में क्या है। अतः मानवीय जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के चार गुण बताता है। क्या बताता है? अतः मानव जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के चार गुण बताता है। यह है बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। बुद्धिमत्ता किसका है? शासक वर्ग का गुण। साहस किसका है? साहस और संयम किसका गुण है?
किसका है? साहस, संयम और तीसरा न्याय भी देखा जाए तो किसका है? शासक और सैनिक वर्ग, जो संरक्षक वर्ग के नाम से जाना जाता है। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के 3 वर्ग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, 3 वर्ग होते हैं जिन्हें शासक वर्ग, सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, और जो तीसरा वर्ग है उसे उत्पादक या सेवक वर्ग कहा जाता है। राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग, पहला है शासक वर्ग। शासक वर्ग क्या करता है? जो मैंने बताया, शासक 3 वर्ग होते हैं और 3 वर्गों के 3 गुण होते हैं। तो शासक वर्ग क्या कार्य करता है? निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन का कार्य करता है। जो समाज में या राज्य में दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग क्या करता है? सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ठीक है। और जो समाज का या राज्य का तीसरा वर्ग होता है उत्पादक या सेवक वर्ग, वो क्या काम करता है? उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। क्या करता है तीसरा वर्ग? सभी वर्ग, उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है। सेवक वर्ग क्या करता है या उत्पादक वर्ग क्या करता है? इस उत्पादन की जो समस्त सामग्रियां है उसको कष्ट सहकर उत्पादित करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से कोई परे वस्तु नहीं है। कोई वस्तु नहीं है। न्याय क्या है? उसका अधिवास कहाँ है? इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहता है, इनवर्टेड कोमा, यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही इसका निवास स्थान निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में हो। न्याय का स्थान कहाँ है? न्याय अपने निश्चित स्थान में, कर्तव्यों का पालन जहाँ हो रहा है या दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। न्याय कहाँ होगा? जहाँ दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो वहां पर न्याय का स्थान होगा। और न्याय जो है ये कर्तव्य पालन की जो धारणा है प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति के मन में हो, वहां पर न्याय का अधिवास या न्याय का स्थान, न्याय वहां पर निवास करेगा। प्लेटो के इस सिद्धांत के संबंध में बार्कर का विचार है। प्लेटो को जो न्याय सिद्धांत दिया उसमें जैसे आपने देखा कि परंपरागत न्याय सिद्धांत था, क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत था या कार्यगत न्याय सिद्धांत था, उसकी का खंडन या आलोचना करते हुए प्लेटो ने भी अपने विचार रखे। इसी प्रकार प्लेटो के जो विचार थे उसके विचारों में बार्कर क्या कह रहा है? न्याय का अर्थ, बार्कर कह रहा है इनवर्टेड कोमा, न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो प्रकृतिस्थ गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। क्या हो? न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना और प्रकृतिस्थ गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। नागरिक की श्वेत धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। क्या है न्याय का अर्थ? बार्कर ने क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, ठीक है, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। ये क्वेश्चन प्लेटो ने भी कही है ना। तो अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करें और सार्वजनिक जीवन में राज्य के जो नियमों का पालन करें या स्वधर्म का पालन करें, वो क्या है? न्याय है। एक अन्य विचारक जिसका नाम था केटलिन, क्या नाम था? केटलिन, उसने न्याय के संबंध में क्या विचार दिए? केटलिन कहता है इनवर्टेड कोमा, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है। मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है। मतलब न्याय कहाँ निवास करेगा, कहाँ अधिवास करेगा? जहां पर कर्तव्य की पालना होगी। कर्तव्य की पालना कौन करेगा? शासक, जो समाज की 3 वर्ग है, कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और
उत्पादक वर्ग। जब ये तीनों वर्ग अपने कर्तव्यों की पालना करेंगे, उनका कर्तव्य क्या है, उनके गुण क्या है, बुद्धि, और दूसरे का साहस, और तीसरा इंद्रिय तृष्णा। इन तीनों गुणों का जहाँ सामंजस्य होगा, समन्वय होगा, या ये तीनों उचित अनुपात में होंगे, वहां पर न्याय की स्थापना होगी। अब जो लास्ट कोटेशन कही थी इसके बारे में, न्याय के बारे में, वो थी सेबाइन के शब्दों में। किसने कहा? सेबाइन ने। सेबाइन क्या कहता है न्याय के बारे में? इन्वर्टेड कोमा, न्याय समाज का एकता सूत्र है। क्या कह रहा है सेबाइन? न्याय समाज का एकता सूत्र है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार कर्तव्य को चुन लिया और उसका पालन करता है। वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी। सेबाइन क्या कह रहा है? न्याय समाज का एकता सूत्र है। एकता सूत्र कैसे? जब तीनों वर्ग अपने तीनों कर्तव्यों का निर्वहन एक कर्तव्य मानकर करेंगे, ठीक है ना। तीनों वर्ग कौन से? वापस रिपीट कर रहा हूं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, ठीक है। ये तीनों एकता सूत्र में जब बंधेंगे, परस्पर इन तीनों व्यक्तियों का तालमेल, तीनों वर्गों का तालमेल होगा, और अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य बुद्धि का प्रयोग, है ना, और शौर्य या साहस का प्रयोग और इंद्रिय तृष्णा का प्रयोग अपनी कर्तव्यों के अनुसार करेंगे, तो वहां पर न्याय की स्थापना होगी। और ये क्या है? इन तीनों वर्गों का व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी। इन तीनों वर्गों का सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों धर्म भी यही है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है ना। ये थी सेबाइन की परिभाषा या कोटेशन, डेफिनेशन। अब हम अगले बिंदु में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता थी, उसके बारे में चर्चा अगली क्लास, जो चौथी क्लास आएगी, उसके अंदर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं इसके बारे में कि हमने इस क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा। इस क्लास के अंदर हमने जो दूसरा सिद्धांत था, परंपरागत न्याय सिद्धांत के आगे जो तत्कालिक परिस्थितियों या तत्कालिक परिवेश में जो न्याय सिद्धांत था प्लेटो के समय में, जो दूसरा सिद्धांत था उसका नाम था क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत। क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत में जो प्रमुख विचारक था, क्या नाम था उसका? थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस ने क्या कहा बताइए? शक्ति ही सत्य है। क्या कहा? शक्ति ही सत्य है। मैंने इंग्लिश में भी कोटेशन बताई थी, माइट इज राइट, और अपनी कहावत भी बताई थी, वर्तमान अपने क्षेत्रों में बोली जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसके साथ सत्ता साथ देती है, सत्ता के साथ वही होता है। यह शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। और दूसरी जो कोटेशन कही थी किसने? थ्रेसिमेकस ने कही थी दूसरी बात, क्या कहा था? अन्याय न्याय से श्रेष्ठ करे। इन दोनों जो कोटेशन थी, इन दोनों कथनों की क्या किया? प्लेटो ने खंडन किया, है ना। इन दोनों विचारों का खंडन किया और प्लेटो ने कहा ये दोनों विचार सही नहीं है। अब अपन चलते हैं जो न्याय का तत्कालिक जो तीसरा सिद्धांत था, कार्यकरण सिद्धांत। कार्यकरण सिद्धांत के बारे में ग्लाउकन, किस विचारक ने अपने विचार दिए? ग्लाउकन ने। ग्लाउकन ने क्या कहा? इन्वर्टेड कोमा, न्याय भय का शिशु है। क्या कहा? न्याय भय का शिशु है ना। इसके बारे में भी अपन ने चर्चा की कि ये सिद्धांत क्या है? राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है। क्या है? राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, नहीं कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर। नैतिक सिद्धांतों पर ये विचार नहीं है। किसके विचार? थ्रेसिमेकस के। और जो दूसरा विचार, दूसरा क्या कहा था थ्रेसिमेकस ने? कि राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं वरन परंपरागत कृत्रिम संगठन है। क्या है? राज्य क्या है? एक कृत्रिम संगठन है जो किसके द्वारा बनाया गया है? व्यक्तियों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? व्यक्तियों के द्वारा। तो इसकी भी प्लेटो द्वारा आलोचना की गई कि ये प्लेटो क्या कह रहा है इसके बारे में कि ये न्याय कानून और न्याय को वे समझौतों पर आधारित बाह्य वस्तु नहीं मानता, वरन आंतरिक आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। कौन समझता है? प्लेटो, ठीक है ना। तो प्लेटो ने
आत्मा का आंतरिक गुण किसे माना है? न्याय को। और ये जो तीनों विचारक थे, अपन ने जो परंपरागत सिद्धांत और क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यगत सिद्धांत, तीनों के बारे में जो चर्चा की, उसमें ये तीनों क्या मानते हैं? बाह्य वस्तु मानते हैं। किसको मानते हैं? न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं। जबकि प्लेटो क्या मानता है? आत्मा की आंतरिक गुण। क्या मानता है? आत्मा का आंतरिक गुण। इसके साथ हमारे जो न्याय सिद्धांत था, पहला बिंदु था प्लेटो का न्याय सिद्धांत, है ना, वो क्लियर हो गया है। उस समय इसके बारे में हमने उस समय जो तत्कालिक व्यवस्था थी, तत्कालिक तीनों सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। और प्लेटो ने इसके बाद न्याय सिद्धांत के बारे में क्या बातें कही, उसके बारे में भी हमने जाना कि प्लेटो ने समाज के 3 वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, और इन तीनों वर्गों के तीनों गुण, बुद्धि, साहस और इंद्रिय तृष्णा, इन तीनों गुणों का जब समाज में या राज्य में उचित सामंजस्य या उचित समन्वय या उचित अनुपात में जब ये तीनों तीजी चीजें होगी, वहां पर न्याय की स्थापना होगी। इसके साथ हमारा ये चैप्टर आगे की ओर, और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्लेटो की न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। थैंक यू।